नमस्कार दोस्तों, NAM ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक और नया केस देखेंगे, जो कि द बैंक ऑफ बिहार लिमिटेड बनाम डॉक्टर दामोदर प्रसाद है। ठीक है ना। इस बाद में द बैंक ऑफ बिहार लिमिटेड जो है अपीलार्थी और वादी है, तथा जो डॉक्टर दामोदर प्रसाद हैं वह उत्तरार्थी हैं और प्रतिवादी हैं। ठीक है। इस बात का जो संदर्भ है AIR 1969 सुप्रीम कोर्ट 297 है। विषय यह बात संविदा अधिनियम की धारा 128 से संबंधित है, जिसमें प्रतिभू के देनदारी के संबंध में बताया गया। इसमें 141 लिखा है मित्रों, जो कि गलत है, गलती से लिख गए हैं। यहाँ पे 128 कर लीजिएगा आप लोग कि यह बात भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 128 से संबंधित है। ठीक है ना। जिससे प्रतिभू के संबंध में देनदारी के संबंध में यह लिखना आवश्यक नहीं है जिसमें प्रतिभू के देनदारी के संबंध में बताए गए हैं। केवल यह भी लिख सकते हैं कि यह बात भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 128 से संबंधित है। ठीक है। इसमें बाद के तथ्य बताए गए हैं। इसमें जो नंबर 1 है, इस बाद में उत्तरार्थी 1 मूल ऋणी, उत्तरार्थी 2 प्रतिभू है। इसमें नाम नहीं बताया गया है, उत्तरार्थी संख्या के रूप में बताया गया कि उत्तरार्थी 1 और उत्तरार्थी 2। इस बात में जो उत्तरार्थी 1 है मूल ऋणी है, उत्तरार्थी 2 प्रतिभू है। ठीक है। दूसरा नंबर क्या है, अपीलार्थी बैंक ने उत्तरार्थी 1 को, उत्तरार्थी 1 जो कि मूल ऋणी है, को उत्तरार्थी 2 की प्रतिभू पर कर्जा प्रदान किया था। मतलब जो उत्तरार्थी 2 था उसकी गारंटी पर उत्तरार्थी 1 को क्या किया था, अपीलार्थी बैंक ने कर्जा प्रदान कर दिया था। तीसरा नंबर क्या आता है कि उत्तरार्थी 1 को कर्जा की अदायगी मासिक किस्तों में ब्याज सहित करना था, परंतु उसने तलब तकादों के बाद भी किस्तों का भुगतान नहीं किया। जो ऋणदाता उत्तरार्थी 1 बोले तो मूल ऋणी जो कि कर्जा लिया था, उसको कर्जे का जो भुगतान था मासिक किस्तों के रूप में करना था और ब्याज सहित करना था। किंतु क्या हुआ था कि जो अपीलार्थी बैंक था उसने जब इसने नहीं दिया तो तलब भी के तलब बोले तो बार बार पूछा और तकादा बोले तो तकादा बार बार नोटिस भेजा। उसके बाद भी किस्तों का भुगतान नहीं किया गया था, जिसके कारण बैंक ने वैधानिक नोटिस भेजा। वैधानिक बोले तो लीगल नोटिस अदालत के द्वारा भेजा। फिर भी उसने बकाया कर्जा व ब्याज की राशि का भुगतान नहीं किया। ठीक है। भुगतान नहीं किया। चौथा पॉइंट इसका यह है कि अंततः बैंक ने 11,723 रुपये 56 पैसे ये मूल ऋण था एवं 2,769 रुपये 37 पैसे ब्याज की वसूली का वाद दायर किया। जो अपीलार्थी बैंक था क्या किया, 11,727 रुपये 56 पैसे एवं 2,769 रुपये मूल ऋण के ब्याज के रूप में वसूली के लिए वाद दायर कर दिया था। यह बाद सब ऑर्डिनेट जज पटना के समक्ष पेश किया गया था। ठीक है। और छठवां पॉइंट इसमें यह है कि यह बाद मूल ऋणी एवं जमानती बोले तो प्रतिभू के खिलाफ किया गया था। देखो, अपीलार्थी बैंक किसके खिलाफ वाद दायर करेगा, मूल ऋणी मतलब उत्तरार्थी 1 और उत्तरार्थी 2 बोले तो प्रतिभू खिलाफ, क्योंकि उत्तरार्थी 2 ने गारंटी लिया था कि अगर मूल ऋणी पैसा नहीं देगा तो हम पैसा दे देंगे। गारंटर का मतलब यही होता है। खिलाफ पेश किया, जिसमें दोनों ने अपना अपना अलग अलग परिवाद पत्र पेश किया। ठीक है। 7 नंबर में बोला गया कि मूल ऋणी ने किस्तों में बकाया राशि चुकाने का अनुतोष मांगा। जब इस अपीलार्थी ने बात दायर किया तो अबीर के द्वारा अलग अलग परिवाद पेश किया, और परिवाद में जो मूल ऋणी था उसने क्या कहा कि मूल ऋणी ने किस्तों में बकाया राशि चुकाने का अनुतोष मांगा कि हम किस्त जो बची हुई राशि किस्त में चुका देंगे। जबकि प्रतिभू का कथन था, प्रतिभू बोले तो गारंटर का कथन था कि मूल ऋणी काफ़ी हैसियत वाला है, वह बैंक की बकाया राशि अदा करने में सक्षम है। मतलब इसने कहा कि उसके पास बहुत पैसा वगैरह है, वो पैसा जमा कर सकता है, उसकी हैसियत है कि वो पैसा जमा कर सकता है।
इसलिए बैंक मूल ऋणी से अपना रुपया वसूल करे। एक्चुअली ये बचना चाह रहा था, ये भी अपने अदायित्व से बचना चाह रहा था और मूल ऋणी तो भाग ही रहा था। तो इसने अपना मत दिया कि बैंक मूल ऋणी से अपना रुपया वसूल कर सकता है, और ना होने पर अगर मान लो मूल ऋणी जो है वह पैसा नहीं देता, तब क्या है, तब उस स्थिति में प्रतिभू से मतलब पैसा वसूल कर ले। ठीक। विचारण न्यायालय, जब विचारण न्यायालय के समक्ष बात गया, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी का दावा डिग्री कर दिया। अपीलार्थी को तो डिग्री कर दिया कि चलो ठीक है तुम पैसा वसूल कर लो, लेकिन किस स्थिति पर यह निर्देश दिया कि बैंक पहले अपनी राशि मूल ऋणी से वसूले, वसूल ना हो सकने पर प्रतिभू से वसूले। इस तरह में डिग्री किया था। तो बैंक ने क्या किया, उच्च न्यायालय के समक्ष अपील पेश की। भाई इस तरह थोड़ी काम चलेगा, हमको पैसा चाहिए मतलब चाहिए। तो उच्च न्यायालय के समक्ष जब अपील पेश की, तो विचारण न्यायालय के निर्देश के खिलाफ अपीलार्थी बैंक ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील पेश की, जिसमें कहा कि विचारण न्यायालय का आदेश स्थायी व्यादेश था। जो विचारण न्यायालय का आदेश था वो स्थायी व्यादेश था। तब विचारण न्यायालय को इस तरह का निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है। जो बैंक है वह कहता है कि विचारण न्यायालय को इस तरह का आदेश देने का अधिकार नहीं है, नहीं है। जिस उच्च न्यायालय द्वारा क्या किया गया था, अपील को निरस्त कर दी गई थी इसकी, और विचारण न्यायालय की पुष्टि की गई थी। ठीक है। उच्चतम न्यायालय के समक्ष जब विशेष अनुमति लेकर यह अपील उच्चतम न्यायालय के समक्ष बैंक अपीलार्थी बैंक द्वारा पेश की गई थी, तो अपीलकर्ता ने तर्क दिया था कि अपीलार्थी बैंक, इसने तर्क दिया, कौन, बैंक ने क्या बताया कि अपीलार्थी बैंक ने उत्तरार्थी 1 को कर्जा उत्तरार्थी 2 बोले तो प्रतिभू की 2 की प्रतिभू पर प्रदान किया था। ठीक है ना। उत्तरार्थी 2 ने बैंक के हक में गारंटी बॉन्ड भी निष्पादित किया। जो उत्तरार्थी 2 बोले तो प्रतिभू, अब प्रतिभू को भाई करना ही पड़ता है, गारंटी पत्र निष्पादित करना पड़ता है। तो जो उत्तरार्थी 2 है ना, बैंक के हक में क्या किया था, गारंटी बॉन्ड भी निष्पादित किया था। इस गारंटी बॉन्ड के अनुसार यदि मूल ऋणी अपीलार्थी, अब ये गारंटी बॉन्ड के बारे में बताता है कि इस गारंटी बॉन्ड के अनुसार यदि मूल ऋणी अपीलार्थी बैंक के ऋण की, यदि मूल ऋणी जो है अपीलार्थी बैंक के ऋण की अदायगी नहीं कर पाता है, तो प्रतिभू की देनदारी बनती है। मतलब प्रतिभू से उस ऋण को वसूला जा सकता है। इस बॉन्ड का मतलब होता है ऐसा। ठीक है ना। अपीलार्थी के वैधानिक सूचना, अपीलार्थी ने यह भी बताया कि अपीलार्थी के वैधानिक सूचना तथा तकादों के पश्चात भी उत्तरार्थी ने बकाया ऋण को नहीं चुकाया, इसलिए प्रतिभू की देनदारी बन जाती है। मतलब अपीलार्थी ने कहा कि जब उसको हमने नोटिस भी भेजा, सामान्य नोटिस नॉर्मल, और कई बार सूचना भी दी कि पैसा हमारा वापस किया जाए, उसके पश्चात भी इसने पैसा वापस नहीं किया। इस स्थिति में क्या होता है कि इस स्थिति में क्या है कि प्रतिभू ही हमारे पैसे की देनदारी बन जाती है, क्योंकि हमने कई बार कोशिश किया और उसने नहीं दिया। ठीक है। तत्पश्चात आगे क्या होता है कि विधि में प्रतिभू की स्थिति को, जो विधि है उसमें क्या है, प्रतिभू की स्थिति को मूल ऋणी के समान बताया गया है। अर्थात प्रतिभू का मूल ऋणी के समान ही उत्तरदायित्व होता है। विधि में मूल ऋणी को और जो प्रतिभू गारंटर होता है उसको सेम बताया गया, क्योंकि बात भी सही है। गारंटर अगर मूल ऋणी वैसा नहीं देता है तो पूरा दायित्व किसको निभाना पड़ता है, प्रतिभू को निभाना पड़ता है। तो दोनों के जो दायित्व होते हैं वो सेम हो जाते हैं। ठीक है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 128 में प्रतिभू के विषय में बताया गया है कि प्रतिभू का दायित्व संविदा में जब तक अन्यथा उपबंधित ना हो मूल ऋणी के समान विस्तृत होता है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 128 भी यही बोलती है कि प्रतिभू का जो दायित्व होता है संविदा अधिनियम में, वह अगर कोई अन्यथा उपबंध ना हो तो मूल ऋणी के समान ही होता है। मतलब वह भी मूल ऋणी के समान ही माना जाता है, और वह मूल ऋणी के समान ही उसको अदा करना पड़ता पैसा। ठीक है। और एक बात बोली गई है कि समान होता है, इसमें यह बात बोली गई कि यदि प्रतिभू पूर्ण ऋण का उत्तरदायित्व लेता है तो वह पूर्ण ऋण का दायी होगा।
इसमें यह बोला कि यदि गारंटर जो है वह पूरी ऋण अदा करने के लिए गारंटी लेता है तो पूरी ऋण अदा करेगा, और यदि प्रतिभू प्रोनोट की गारंटी लेता है, प्रोनोट बोले तो उसमें ऋण भी आ जाता है, ब्याज भी आ जाता है, ठीक है ना। और अगर प्रोनोट गारंटी लेता है तो वह मूल ऋण के साथ साथ ब्याज की भी अदायगी करता है, ठीक है ना, करेगा। धारा 128 का अवलोकन करने के पश्चात यह पता चलता है कि प्रतिभू का उत्तरदायित्व मूल ऋणी के समान ही होता है। यदि मूल ऋणी के दायित्व को संशोधित कर दिया जाए या आंशिक या पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए तो प्रतिभू का भी उत्तरदायित्व आंशिक या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। इसमें भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 128 के का हवाला भी दिया गया है कि यदि मान लो मूल ऋण का जो दायित्व होता है वही मूल ऋण की जो दायित्व होता है वही दायित्व क्या होता है, अगर अन्यथा उपबंधित न हो तो प्रतिभू का भी होता है, ठीक है। और यदि मूल ऋण के दायित्व में संशोधन कर दिया जाता है तो प्रतिभू के दायित्व में भी संशोधन हो ही जाता है, ठीक। भाई अगर मान लो मूल ऋणी पैसा ही नहीं लेगा तो प्रतिभू कैसे गारंटी देगा, सीधी सीधी वाली बात है, ठीक है ना। यह धारा प्रतिभू के उत्तरदायित्व का वर्णन करती है, ठीक है ना। धारा 128 बात बताया। अब यहाँ आता है धारा 140। धारा 140 मूल ऋणी के खिलाफ प्रतिभू के अधिकार का वर्णन करती है। जो धारा 140 है, मूल ऋणी खिलाफ प्रतिभू का अधिकार क्या होते हैं। यदि मूल ऋणी अपने प्रत्यभूति कर्तव्य में चूक करता है तब प्रतिभू द्वारा सब देनगी के पश्चात वे सभी अधिकार प्राप्त कर लेता है जो ऋणदाता का मूल ऋणी के खिलाफ थे। इसका मतलब यह भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 140 से है, बोलती है कि कोई मूल ऋणी, देखो ऐसा होता है कि कोई मूल ऋणी जो होता है कि अपनी देनगी के संबंध में क्या होता है चूक कर देता है या कि अपने कर्तव्य का दायित्व का निर्वहन नहीं करता है मूल ऋणी, तो करना किसको पड़ेगा, मूल प्रतिभू करना पड़ता है अदायगी। और अगर प्रतिभू जो भी अदायगी होती है उसको कर देता है तो उसका जो मतलब उसका वही अधिकार आ जाता है जो कि ऋणदाता का अधिकार होता है मूल ऋणी के खिलाफ, ठीक है ना। अर्थात प्रतिभू से ऋणदाता मतलब अगर वह राशि जो प्रतिभू ने बोले तो गारंटर ने मूल ऋणी नहीं दिया राशि तो गारंटर को देना पड़ेगा, गारंटर का राशि दे देता है तो उस राशि को वह मूल ऋणी से वसूल कर सकता है, इसके विषय में बताया गया, ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यक्त किया कि विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश विधि के खिलाफ थे। उच्चतम न्यायालय ने जो विचारण न्यायालय ने बोल दिया था कि पहले मूल ऋणी से वसूल करो, उसके बाद अगर ना हो दे तो फिर गारंटर से ले लेना। तो इस स्थिति में उच्चतम न्यायालय ने यह बोल दिया कि जो विचारण न्यायालय ने आदेश दिया था वह आदेश गलत था, ऐसा आदेश नहीं देना चाहिए था, ठीक है। अपील निर्णय में क्या हुआ था कि अपील स्वीकार की गई थी एवं विचारण न्यायालय के निर्णय को रद्द कर दिया गया था। प्रतिपादित विधि का सिद्धांत, प्रतिभू की स्थिति को विधि में मूल ऋणी के समान बताया गया है। मतलब प्रतिभू धारा 128 के संबंध में बात कर रहा है कि जो प्रतिभू की स्थिति होती है वही मूल ऋणी की स्थिति होती है, ठीक है। यदि ऋणदाता प्रतिभू से राशि वसूल कर लेता है तो प्रतिभू को मूल ऋणी के खिलाफ सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। और धारा 140 के संबंध में क्या बोल रहा है कि यदि प्रतिभू क्या होता है मूल ऋणी के खिलाफ जो देनगी होती है उसको अगर दे देता है तो मूल ऋणी के खिलाफ पूरे अधिकार जो ऋणदाता को होते हैं वही अधिकार प्रतिभू पर आ जाते हैं, ठीक है। तीसरे विषय में बोला कि ऐसी कोई शर्त न्यायालय नहीं लगा सकती जो पहले लग सकती है कि पहले मूल ऋणी से राशि वसूले तथा न देने पर प्रतिभू से वसूले। मतलब न्यायालय के द्वारा ऐसी कोई शर्त कभी नहीं लगाई जाएगी, नहीं लगाई जानी चाहिए कि पहले मूल ऋणी से पैसा वसूले उसके पश्चात प्रतिभू से पैसा वसूले। यहीं पे यह केस समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नए केस के साथ।